जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप सभी सेशन को एक बार शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आंसर करने के लिए आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो ध्यान दीजिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है ये जाना जाता है सुंदर वन के नाम से। अब आपसे पूछ सकता है पहला प्रश्न कि सुंदर वन जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको आंसर करना है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल ना दे तो आपको दे सकता है बंगाल की खाड़ी। तो दोनों को ध्यान रखना है, सुंदर वन जो है या तो बंगाल की खाड़ी या पश्चिम बंगाल। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है। दूसरा देखिए, दिनार किस देश की मुद्रा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टैटिक जीके है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दिनार जो है इराक देश की मुद्रा का नाम है। ईरान देश की मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। चीन देश की मुद्रा का नाम क्या है? युआन है। क्या नाम है? युआन है। और दूसरा एक है रेमेनबी। तो ध्यान रखिए, चीन का युआन, रेमेनबी, ईरान का रियाल, दिनार किसका है? इराक का है। आगे देखिए, कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। और दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में मैथ्स के प्रश्न भी रखे गए हैं लास्ट में, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को देखें। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। यहाँ पे लिख दिए हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम है। उत्तर प्रदेश के आप सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वव्यापक ग्राह्यता ब्लड ग्रुप रखता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पे आपको सर्वग्राही बताना है कौन सा रक्त ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे सर्वग्राही पूछे जो सबसे ले सकता है तो ये है AB पॉजिटिव। आपको ग्रुप के साथ साथ फैक्टर भी ध्यान रखना है। तो सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है सभी से AB पॉजिटिव है। और सर्वदाता पूछे जो सबको दे सकता है तो ये O नेगेटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, AB पॉजिटिव ध्यान रखना है और सर्वदाता है O नेगेटिव। अब यहाँ से एक प्रश्न बनता है, आपसे पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। और रक्त का पीएच मान आप सभी जानते हैं, हमने बताया है 7.4 होता है। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं आप सभी सेशन को डेली अटेंड करें, क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है और एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों से जितना हो सके अभी क्वेश्चंस का मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? खरगोश। अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है। आगे देखिए, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? और आप लोगों को ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट न्यू है आप सभी को बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे और दूसरी क्लास डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ चलता है। तो दोनों क्लासों को आप लोगों को डेली अटेंड करना है। तो रिंग ऑफ फायर जो है ये किस महासागर से संबंधित है?
सही जवाब है प्रशांत महासागर से संबंधित है, ध्यान रखना है। और प्रशांत महासागर में ही सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे पूछ सकता है किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? प्रशांत महासागर में। ये महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसी में मेरियाना गर्त है जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है, मेरियाना गर्त। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। और सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला कौन सा है? हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश है। बिहार एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था, जो 23 तारीख को एग्जाम लिया गया था, कि सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखें। तो यहाँ पे सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य पूछ रहा है, तो सही जवाब है नासिक, यानी कि महाराष्ट्र के नासिक में है। और जूट पूछे कि सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य, तो पश्चिम बंगाल है, गन्ना उत्तर प्रदेश है। आगे देखिए, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? इसका आंसर है एड्स। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व जो एड्स दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स किससे होता है? वायरस से या जीवाणु से। तो एड्स जो है ये विषाणु से होता है, यानी कि ये वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा वायरस? तो HIV वायरस से एड्स होता है, ध्यान रखें। और पोलियो जो है ये किससे होता है? तो ये वायरस से होता है, ध्यान रखेंगे। टीबी किससे होता है? जीवाणु द्वारा होता है। आगे देखिए, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो साइना नेहवाल ये किस खेल से जुड़ी हुई है? तो सही जवाब है सी ऑप्शन, ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, ध्यान रखें। सानिया मिर्जा किससे जुड़ी हुई है? तो टेनिस से। आगे देखिए, हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? और ये करंट्स के प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर से भी पूछे आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। मैंने आपको बहुत बार बताया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी है। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी, यहाँ पे नाम लिख दिए उपाध्यक्ष का, सुमन बेरी है। और नीति आयोग के CEO पूछे तो परमेश्वरन अय्यर। क्या है? परमेश्वरन अय्यर। और हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद विरमानी को। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराइए। तो देखिए, डेली हम लोग 80 से 90 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो क्लास कर रहे हैं इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस करते हैं डेली। और दूसरी क्लास जो है 9 बजे, उसमें भी लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस डेली करते हैं। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें और दोनों क्लास को अटेंड करें। आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? चलिए आंसर करेंगे 11 के लिए। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया? तो 11वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे 1948 को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। 1940 में क्या आया था? तो आपको याद होगा अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। गॉर्जिस डैम कहाँ स्थित है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। गॉर्जिस डैम कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है चाइना में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो ही बच्चे हाइड्रोमीटर को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइग्रोमीटर। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे सकता है दोनों, ध्यान रखें।
हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापते हैं और हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। फिर से सुन लीजिए, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग और घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का। बाकी लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। सांड यानी कि बुल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है? तो इसका आंसर, दो बच्चे जन्म को दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। कमल भी है, ध्यान रखना है। कमल, सांड ये जो है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। और मृत्यु से क्या संबंधित है? स्तूप, यहाँ पे लिख देते हैं, स्तूप या पद चिन्ह जो है ये मृत्यु से संबंधित है। ज्ञान की प्राप्ति आप सभी जानते हैं पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष है। और गृह त्याग की घटना जो है ये घोड़ा संबंधित है, याद रखना है, घोड़ा संबंधित है गृह त्याग से। आगे देखिए, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए फटाफट से 15 के लिए आंसर बताएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। 5 रुपये के करेंसी नोट संप्रदाय और उससे ऊपर की देनदारियां किसकी है? तो 16वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। वर्तमान में आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है, कौन है? तो शक्तिकांत दास है। हेडक्वार्टर आप सभी जानते हैं मुंबई में है। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है? आपको क्वेश्चंस के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ध्यान से सुनते जाएं, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होता है। तो 17वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार जो है अमेरिका देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। चलिए आंसर बताएं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति हटा सकता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में पहला प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, ध्यान रखें। अब देखिए, आपसे पूछ सकता है राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 75 में बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। सॉरी, यहाँ पे 124 नहीं होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 93 में। और मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 124 में, ध्यान रखें। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ है, जो 50वें नंबर के बने हैं। इससे पहले 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? तो UU ललित जी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। और देखिए ध्यान रखिए, उप प्रधानमंत्री जो है, आपसे प्रश्न इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है कि उप प्रधानमंत्री का जो पद है ये संवैधानिक है या नहीं है। तो ध्यान से सुन लीजिए, उप प्रधानमंत्री का पद जो है ये संवैधानिक नहीं है, यानी कि संविधान में इसके बारे में कहीं नहीं बताया गया है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है इटली की राजधानी रोम को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
इटली की राजधानी रोम, और इटली की मुद्रा पूछ सकता है, लीरा है यहाँ की मुद्रा। पेरिस में क्या है, तो याद कीजिए हमने आपको बताया था यूनेस्को का मुख्यालय, आपको याद होगा यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। और लंदन में किसका मुख्यालय है, IMO, यूनिसेफ, इन सभी का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। और जेनेवा में आप सभी जानते हैं WTO, WHO। रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखें। रॉक गार्डन की स्थापना किसने करवाया था, तो इसकी स्थापना नेक चंद्र के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे रॉक गार्डन किस राज्य में स्थित है। ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे, तो देखिए ऋग्वैदिक आर्य जो है ये भारत में कहाँ रहते थे, सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने, यानी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें 1906 में, ये भी सही है। कहाँ पर होता है, तो बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। सूरत स्प्लिट 1907, ये भी सही है। लेकिन भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण ये 1909 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1912 में। हालांकि घोषणा 1911 में ही हुआ था, लेकिन स्थानांतरण 1912 में हुआ था। तो डी ऑप्शन जो है हमारा सुमेलित नहीं है, सही आंसर है डी ऑप्शन। वायुमंडल का एक स्तर जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और सकारात्मक आयनों से बना होता है क्या कहलाता है। और देखिए आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, तो देखिए सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो और डेली इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। चलिए आंसर करेंगे 24 के लिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आयन मंडल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिए क्या होगा सही आंसर, आयन मंडल। और देखिए ये जो है मध्य मंडल, यहाँ पे देखिए लिखा गया है मेसोस्फीयर, इसका मतलब होता है मध्य मंडल। तो जितने भी वायुमंडल के परत है इनके इंग्लिश नाम को भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में इंग्लिश नाम देता है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है, समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे, चलिए आंसर बताएंगे 25 के लिए। युगांतर के प्रथम संपादक कौन थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भूपेंद्र नाथ दत्ता। भारत सरकार अधिनियम 1919 को खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है। तो 26 के लिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, मद्रास नहीं था, बाकी कश्मीर, तक्षशिला, कन्नौज ये सभी है। और कश्मीर के इतिहास के बारे में किसमें बताया गया है, तो राज तरंगिणी, यहाँ पे लिख देते हैं कलहन की राज तरंगिणी जो पुस्तक है, इसी में कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्राफलगर की लड़ाई में। और ये लड़ाई जो है 21 अक्टूबर 1805 में लड़ा गया एक समुद्री युद्ध था और इसमें ब्रिटेन की भारी जीत होती है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, चलिए आंसर करेंगे।
और दोस्तों आप सभी को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके हमें बताना है। मैं डेली सभी के स्कोर को चेक करता हूं। तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी कहते हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में। आगे देखिए उपराष्ट्रपति, चलिए आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो ध्यान से सुनिए, आपको एक आर्टिकल बताते हैं। आर्टिकल 66 संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो देखिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। सांसद यानी कि संसद सदस्य नहीं होता है, बाकी लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये सभी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 का है, ये आधारित किस पर था? तो सही जवाब है साइमन कमीशन। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउप किस राज्य की एक लोकप्रिय नृत्य है? तो राउप जो है ये किसका है? तो जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। अब ये राज्य नहीं है, ध्यान रखें। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई, यहाँ पे क्या होगा? चंपक रमन पिल्लई ने 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना की थी। सही जवाब है डी ऑप्शन। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हमने आपको बहुत बार बताया है। सही जवाब है रजिया सुल्तान। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ने के लिए स्थापित किए गए थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? विदेश निवेश बढ़ने के लिए स्थापित किए गए थे। जब सूर्य खाली स्थान के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। चलिए आंसर बताएंगे। सूर्य किसके ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं? तो देखिए वर्ष में 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी तिथियां हैं जब पूरे विश्व में दिन और रात क्या होते हैं? एक समान होते हैं और ये विश्व कहलाते हैं। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर चमकता है तो विश्व उत्पन्न होता है। तो सही जवाब क्या होगा? भूमध्य रेखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो 38 का आंसर क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बलिया में। उत्तर प्रदेश की बलिया में किया गया था, जिसका नेतृत्व किया था चित्तू पांडे ने। आपसे पूछ सकता है कि समांतर सरकार का जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया में, नेतृत्व किसने किया था? तो चित्तू पांडे ने, ध्यान रखना है। सागसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। सरगासो सागर, यहाँ पे सगासो नहीं होगा, सरगासो सागर, ठीक है, ध्यान रखना है। सरगासो सागर जो है समुद्र, ये किस महासागर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और देखिए ये जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सबसे छोटा महासागर का नाम क्या है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? चलिए 40 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? राज्यपाल। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसी के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था?
तो देखिए ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता 1932 में। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सबसे पहले आपको बता दें, अभी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? खुद प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी जी है। और उपाध्यक्ष पूछे तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। CEO की बात करें तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के कौन है? वर्तमान में CEO है। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन, ये जो शब्द है किसने दिया था? तो देखिए ये दिया था बराक ओबामा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। वातावरण की वह परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, कौन सी है? आपको बताना है कि वातावरण की वह परत कौन सी है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए आयन मंडल है। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो देखिए ये संसद लगा सकता है। आगे देखिए, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है ये कुरु महाजनपद की राजधानी थी, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ से आपके मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो पहला प्रश्न मैथ्स में है, A, B तथा C किसी कार्य को 5 दिन, 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो A, B, C ने साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने के लिए 8800 रुपये लिए हैं। तो B का हिस्सा रुपये में कितना होगा? चलिए अगर आपको आता है तो सॉल्व कीजिए, हम बताते हैं कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले सभी का हम क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता, यानी कि एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आराम से निकाल लेंगे। पहले देखिए A जो है ये काम करता है 5 दिन में, B करता है 10 दिन में, C करता है 15 दिन में। अब तीनों का आप लोग एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 30 आएगा। आप सभी से डिवाइड कीजिए, 5 से अगर 30 में डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यानी A की कार्य क्षमता कितनी है? 6 है, यानी कि A जो है एक दिन में 6 काम करता है। B की बात करें तो 3 होगा, 10 से भाग दीजिए 30 में। C की बात करें तो 2 होगा, यानी कि A की कार्य क्षमता 6 है, B की कार्य क्षमता 3 है और C की कार्य क्षमता कितनी है? 2 है। और तीनों मिलकर 8800 रुपये लिए हैं। अब 8800 में तीनों की कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए, तो 6 3 9 2 11, यानी कि 8800 टोटल पैसा दिया गया है तीनों को, और तीनों की कार्य क्षमता है टोटल 11। और हमको निकालना है B का हिस्सा। तो B का कार्य क्षमता कितना था? 3 था, अभी हमने निकाला था। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। 11 बार में 8 बार में काटेंगे, 800 गुने 3 करेंगे 2400। C ऑप्शन सही आंसर है। आगे है, A एक काम को 18 दिनों में और B 36 दिनों में पूरा कर सकता है उसी काम को। यदि वह 9 दिनों के लिए एक साथ काम करे, यानी A और B दोनों, तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा? यहाँ पे बोल रहा है क्या? कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा? तो आप लोग सॉल्व कीजिए, हम बता रहे हैं उसी तरह से। पहले कार्य क्षमता निकालेंगे। A काम करता है 18 दिनों में, B काम करता है 36 दिनों में। अब देखिए एलसीएम क्या आएगा? दोनों का 36 आएगा। अब 18 से डिवाइड करेंगे 36 में तो आ जाएगा ये 2, यानी A की काम करने की क्षमता 2 है, एक दिन में 2 काम करता है, और B जो है एक दिन में 1 काम करता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? देखेंगे कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है। तो देखिए A जो है एक दिन में 2 काम करता है और B एक दिन में 1 काम करता है। तो बोलेंगे कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? तो एक दिन में दोनों मिलकर 2 + 1 3 काम करता है। लेकिन वो बोल रहा है कि 9 दिनों के लिए एक साथ काम करता है। तो 9 दिनों के लिए कितना करेगा? 9 गुना 3 करेंगे, यानी 9 दिन में दोनों मिलकर 27 काम करेगा। अब देखिए टोटल काम कितना है? टोटल काम है हमारा 36। तो हमने अभी निकाला था ना
36 देखिए, यानी कि ए का 18 और बी का कितना था 36 था। एलसीएम कितना आया था 36। तो जो एलसीएम लेके आता है ये कितना ये क्या होता है टोटल वर्क। ध्यान रखेंगे जो एलसीएम निकालते हैं वो होता है पूरा कार्य यानी कि टोटल वर्क। तो देखिए टोटल वर्क है 36, ठीक है, और दोनों मिलकर एक दिन में काम किया कितना 27 काम। तो शेष कितना बचा 36 में आप लोग 27 को माइनस कर दीजिए, तो यानी कि शेष बचा आपका 9 काम। तो यही आपको प्रतिशत में बताना है कि कितना शेष बचा। संख्या में तो देखिए 9 बचा, लेकिन प्रतिशत में कितना बचेगा, तो 9 काम बचा है किसमें 36 में, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 चौक 36, 4 से काटिए 25, यानी 25%। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से बता देंगे आपको। आगे देखिए, राजेश 900 रुपये की एक मेज खरीदता है और उसे बेच देता है। तो राजेश ग्राहक को 10% और उस पर 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो मेज का विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्रय मूल्य है 900 रुपये। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, देखिए कैसे बनाते हैं। इस पर सबसे पहले छूट दिया गया 10%। 10% छूट का मतलब होता है 90/100, आप लोग भली भांति जानते हैं। 20% छूट दिया इस पर, तो इसका मतलब है 80/100। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से 648 आ जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके, तो सही जवाब है बी ऑप्शन 648। लास्ट प्रश्न है, एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखिए मान लीजिए कि सीपी है दुकानदार का 100 और इस पर 60% अधिक दाम रखा गया। इसका मतलब है कि दुकानदार कोई सामान 100 रुपया में खरीदा है और 60% अधिक रखकर उस पर स्टिकर चिपकाया है, यानी कि जिसको बोलते हैं मार्क प्राइज। तो 100 रुपया में खरीदा, 60% अधिक का मतलब 160 हो गया, 160 का स्टिकर चिपकाया। अब बोल रहा है वो ग्राहक से कि इस पर हम 25% का छूट देते हैं, किस पर 160 पर। तो 25% का छूट का मतलब होता है 75/100। ये बेसिक मैथ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 0 से 0 को काटिए, 5 से 2 बार में, 5 से ये 15 बार में, 2 से ये 8 बार में, यानी 120 रुपया। यानी कि 160 पर 25% छूट देने के बाद वो 120 रुपया में बेच रहा है। यानी एसपी जो निकल कर आया रेशियो में 120 है, ये एक्चुअल में नहीं है। अब देखिए क्रय मूल्य दिया है 100, लेकिन हमने क्या माना है 100। अब क्या करेंगे, 100 रेशियो बराबर करेंगे 1600। एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे 1600/100। 2 0 से 2 0 16 आ गया। तो विक्रय मूल्य निकालना था, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना निकला था 120 निकला था। तो 120 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 120 × 16। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 1920। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।